Hello student of class 10th. Today we shall study the another topic of resources and development, that is land resources. What we include in land resources? Land resources के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आप जानते हैं. The land it play very important role in economic development of any country. ये लैंड जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास में काफ़ी इसका योगदान है. इसलिए ये ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन ऑन द लैंड. जितने भी एक्टिविटीज है वो लैंड में किए जाते हैं. ब्रॉडली द लैंड कैन बी क्लासिफाइड into three major physiographical group, that is plain area, mountain area and plateau area. As you know, the total land area, land resources of India is about 43% is plain area, 30% is mountainous area and remaining 27% is plateau area. What is the importance of mountainous area? That is the about 30% of the total land area अवेलेबल ऑन द. आई यू नो, आप जानते हैं कि जितने भी रिवर्स, मेजर रिवर्स दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स, ये सभी माउंटेन से निकलती हैं. इसके अलावा जो इकोनॉमिक उससे देखा जाए तो टूरिज्म, ऑल द टूरिस्ट प्लेस लाई ऑन द माउंटेनस रीजन. इसके अलावा इट आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस. इसके अलावा पर्यावरण के संतुलन के लिए भी माउंटेन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट वन इज 43%, दैट इज प्लेन एरिया. आप जानते हैं इंडिया का 70% जो पॉपुलेशन है दे आर लिविंग इन प्लेन एरिया एंड देयर मेन कल्टीवेशन इज एग्रीकल्चर एंड वी कैन से दैट एग्रीकल्चर ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑन द प्लेन एरिया. प्लेन एरिया में हम आसानी से खेती का काम, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर इकोनॉमी. एंड थर्ड वन इज प्लेटू एरिया, दैट इज द 30% ऑफ द टोटल एरिया. दिस एरिया इज यूज फॉर पास्चर ग्रेजिंग लैंड. सम मिनरल डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन दिस एरिया. तो इन दिस वे द लैंड रिसोर्सेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के आर्थिक विकास में इस लैंड रिसोर्सेज का काफ़ी योगदान है. अब हम लोग स्टडी करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूटिलाइजेशन कैसे किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए. 5 वे हैं जिसके जरिए पूरे लैंड का यूटिलाइजेशन किया गया है. सबसे पहला जो है लैंड यूटिलाइजेशन में है वो है फॉरेस्ट. मेजर पोर्शन जो है आप जानते हैं किसी भी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए, इन्वायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखने के लिए अबाउट 33% जो है लैंड एरिया फॉरेस्ट का होना चाहिए. लेकिन इंडिया में ओनली 22% एरिया में फॉरेस्ट है. यानी स्टिल अभी काफ़ी एरिया में फॉरेस्ट को ग्रो करना जरूरी है. फॉरेस्टेशन हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा. इसलिए यहाँ जो मेन यूज किया जाता है पहला वो फॉरेस्ट लैंड में, लैंड का यूज फॉरेस्ट एरिया में किया जाता है. सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए जो लैंड अवेलेबल नहीं है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है. एक है बैरन और वेस्टलैंड और दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज. बैरन और वेस्टलैंड किसको कहते हैं?
खाली है या वेस्टलैंड जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, जिसमें हम कभी भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर सकते हैं, खाली बंजर जिसको आप करते हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं, वेस्टलैंड ज़मीनें हैं, वो आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन एरिया के अंदर। इसमें जो है आपका बैरन और वेस्टलैंड आ गया, बंजर एरिया आ गया, या जो पत्थर वाली कंकड़ी पटरीली जो ज़मीन है जिसमें कभी हम एग्रीकल्चर, इसीलिए ये इस हेडिंग के अंदर आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो एक इसमें आता है। दो ग्रुप अभी बताया, इसका बांटा गया है, एक बैरन ऑफ वेस्टलैंड और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर यूज। नॉन एग्रीकल्चर यूज में आता है जैसे आपने बिल्डिंग बना लिया, अभी ये स्कूल बना हुआ है, या रोड के में या रेलवे में, या वो जो फैक्ट्री लगाते हैं, आप जानते हैं जहाँ बिल्डिंग बना लिए वहाँ कोई खेती नहीं कर सकते, रोड पे आप खेती नहीं कर सकते, रेलवे ट्रैक बना लिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री जहाँ लगा लिया, ये जो है आता है नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी इस यहाँ भी हम एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते। और ये नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में ये दोनों आता है, बैरन लैंड भी और नॉन एग्रीकल्चर यूज है, बिल्डिंग, रोडवे, जहाँ फैक्ट्री, ये सब बनाया गया है। तीसरा जो कैटेगरी बनाया गया है जहाँ लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड। और इसके अलावा और कौन सा है लैंड एरिया है जहाँ हम खेती नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क नहीं करते हैं, जहाँ कल्टीवेशन नहीं करते हैं, उसको भी ब्रॉडली जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है आपका परमानेंट पास्चर लैंड, ग्रेजिंग, जहाँ परमानेंट, जहाँ सिर्फ जो है कैटल जानवरों का को पाला जाता है, उनके चारागाह के लिए उनको ग्रेजिंग, घास के मैदान को, ये परमानेंट आप जानते हैं जहाँ परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है, वहाँ हम कभी भी दैट इज नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, उसमें हम कोई भी एग्रीकल्चरल वर्क नहीं कर सकते हैं वहाँ, तो वो आता है परमानेंट पास्चर लैंड, जहाँ सिर्फ जो है ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं जो जानवरों के चरने के काम आते हैं, उनके कैटल्स जो हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको ग्रेजिंग, ग्रास लैंड एरिया है, और उसमें इस तरह की वर्सिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उगाया जाता है, जो है जितने भी आपका पेट एनिमल्स है उनको पाला जाता है, वो उनके यूज में आता है, उसको हम परमानेंट पास्चर लैंड कहते हैं, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर, दैट इज आल्सो अनकल्टिवेटेड लैंड। द नेक्स्ट वन दैट इज इंक्लूडिंग अनकल्टिवेटेड लैंड, दैट इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास लैंड है, वो जो है वहाँ ट्री लगा लिए हैं, प्लांटेशन कर लिए हैं फ्यूचर के लिए, तो जब प्लांटेशन वहाँ करते हैं तो वो लैंड एरिया इज नॉट आल्सो इंक्लूडिंग अनकल्टिवेटेड, वहाँ भी किसी तरह का हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसलिए कि जब ऑलरेडी हमने प्लांटेशन कर दिया है तो फिर वहाँ कोई कल्टीवेशन का कॉलम भी नहीं बनता है, इसलिए दे आर इंक्लूडेड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। बहुत सारे यूकलिप्टस है, तमाम तरह के जो है प्लांटेशन है, फ्रूट ट्रीज भी है, इस तरह के ट्री जब लैंड एरिया में हम जब लगा लेते हैं तो दैट विल आल्सो बिकम अनकल्टिवेटेड रीजन। द थर्ड वन इज कल्चरल वेस्टलैंड, यानी वो लैंड एरिया जिसको कल्चरल पर्पज के लिए, किसी भी धार्मिक समारोह के लिए 1 साल से 5 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, वहाँ खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, उस तरह के लैंड को हम कल्चरल वेस्टलैंड। बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम हैं जिनके लिए लैंड फिक्स कर दिया गया है, वहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं होता है, तो दैट इज इंक्लूडेड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर होता है। तो ये 3 तरह के आपके अलग अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गए, एक तो परमानेंट पास्चर लैंड जो चारागाह है, दूसरा जो है लैंड अंडर मिसलेनियस जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगा दिए हैं, तीसरा जो है कल्चरल वेस्टलैंड, यानी जो जहाँ जो है हम सिर्फ जो है कल्चरल प्रोग्राम के लिए जो खाली जगह छोड़ देते हैं, जहाँ अक्सर जो है गांव के या टाउन के जो है कल्चरल प्रोग्राम जहाँ किए जाते हैं, वो जो है
1 साल से कम के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको हम फाइनल लैंड कहते हैं। दूसरा जो है अदर देन करेंट फाइनल लैंड। फाइनल लैंड में, करेंट फाइनल लैंड में सिर्फ लैंड को हम 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर के लिए खाली छोड़ते हैं, उसमें कोई खेती नहीं करते हैं। लेकिन अदर करेंट फाइनल लैंड के अंदर आता है जो 1 से 5 ईयर, 1 साल से 5 साल तक उस लैंड को जो है हम खाली जगह छोड़ देते हैं, तो उस खाली जगह को हम अदर करेंट फाइनल लैंड के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। यहाँ ये भी या तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए हम उसको खाली छोड़ देते हैं। इसको जो है फाइनल लैंड के अंदर खाली जगह के अंदर करते हैं। और लास्ट है नेट सोन एरिया, यानी वो लैंड एरिया जहाँ हम खेती करते हैं आसानी से, हम जहाँ एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसको हम नेट सेल एरिया कहते हैं। नेट सेल एरिया में एक और टर्म यूज किया जाता है जो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया और नेट सेल एरिया में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल एरिया। नेट सेल एरिया तो आप समझ रहे हैं, जो भी लैंड एरिया है, किसी के पास 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, जितना भी या एकड़ में है या जिसमें है बीघा में है, जिसके पास जमीन है, वो उसमें जो खेती करता है वो नेट सेल एरिया है। व्हाट इज द ग्रॉस क्रॉप एरिया? कभी कभी होता है जैसे एक लैंड एरिया है, सपोज कीजिए कि लैंड एरिया 2 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का लैंड एरिया है, लेकिन एक ही साल में इसमें हम मोर देन यानी 2 क्रॉप जो है 6 महीने में 1 क्रॉप लगा लिया, 1 क्रॉप, फिर जो है इसी साल जो है हम दूसरा क्रॉप भी उसके अंदर उगाते हैं। यानी एक ही लैंड के अंदर जब हम एक साल में 2 क्रॉप लगाते हैं, तो जो ग्रास क्रॉप एरिया बनता है 2 हेक्टेयर है, तो 2 into 2 यानी इट विल बिकम 4 हेक्टेयर। यानी नेट सेल एरिया तो आपका 2 हेक्टेयर हो गया, लेकिन जो ग्रास क्रॉप एरिया है दैट विल बिकम 4 हेक्टेयर। तो ये डिफरेंस है नेट सेल एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि नेट सेल एरिया और ग्रास क्रॉप एरिया में क्या डिफरेंस है। नेट सेल एरिया में जो एक्चुअल आपका एरिया है लैंड का वो रहता है। ग्रास क्रॉप एरिया में एक साल में जितनी बार उसमें आप फसल, अगर 3 बार उसमें आप फसल करते हैं, अगर 1 हेक्टेयर आपके पास नेट सोन एरिया है, तो दैट विल बिकम द ग्रॉस क्रॉप एरिया बिकम जो है 3 हेक्टेयर। इज इट क्लियर? तो इन दिस वे द लैंड यूटिलाइजेशन आर यूजिंग 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी के अंदर जो है लैंड यूटिलाइजेशन आपका किया गया है। पहला है फॉरेस्ट के अंदर, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्चरल कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जो अवेलेबल नहीं है, उसमें आपका बैरन और रेस्टोरेंट और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस बताया, बिल्डिंग फैक्ट्रीज के लिए। तीसरा जो है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो होता है, इसका भी 3 ग्रुप्स है। एक परमानेंट पार्सल लैंड जो हमेशा के लिए चारागाह बना दिया गया है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांटेशन लगा दिए गए हैं, ट्री क्रॉप लगा लिए हैं, मिसलेनियस जो है ट्री क्रॉप लगा दिए हैं। और तीसरा है कल्चरल वेस्टलैंड, जो धार्मिक या किसी भी कल्चरल के लिए प्रोग्राम के लिए जिस एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है 1 ईयर, 5 ईयर या जितने भी ईयर्स के लिए, तो उसको वो जो है लैंड एरिया आता है कल्चरल वेस्टलैंड के अंदर। और फोर्थ ग्रुप है पैरेलल लैंड, जिसको खाली जगह कहते हैं, बिल्कुल खाली बैरन छोड़ दिया जाता है। तो इसका भी 2 ग्रुप है, एक डायरेक्ट पैरेलल है, एक अदर देन करेंट पैरेलल है। करेंट पैरेलल के अंदर वो लैंड एरिया आता है जो या तो 1 साल के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है, या लेस देन 1 ईयर यानी 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने के लिए जब उसको हम खाली छोड़ देते हैं, दैट विल इंक्लूड करेंट पैरेलल। और अदर देन करेंट पैरेलल क्या होता है, वो होता है 1 साल से 5 साल के लिए, यानी अगर उसकी फर्टिलिटी घट गई है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है,
तो हम उसको 1 साल से लेके 5 साल के लिए जब उसको हम खाली छोड़ देते हैं तो उस लैंड एरिया को अदर देन करेंट फाइनल लैंड कहते हैं। और लास्ट है नेक्स्ट जोन एरिया, यानी वो एरिया, वो लैंड एरिया जहाँ हम कल्टीवेशन वर्क करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, उसको जो है हम नेक्स्ट जोन एरिया कहते हैं। यानी ये पूरा लैंड यूटिलाइजेशन है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप। अब आपको लास्ट में आपको समझाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रास क्रॉप एरिया एंड नेक्स्ट जोन एरिया। नेक्स्ट जोन एरिया इज एक्चुअल लैंड एरिया दैट इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, जो एक्चुअली जितना होता है, जैसे किसी के पास 2 हेक्टेयर है तो नेक्स्ट जोन एरिया कभी भी मोर देन 2 हेक्टेयर नहीं हो सकता, लेकिन ग्रास क्रॉप एरिया हो सकता है। इसलिए कि अगर किसी लैंड एरिया में हम 1 साल में अगर उसमें 4 फसल करते हैं, अगर उसके पास 1 एकड़ की जमीन है तो देयर ग्रॉस क्रॉप एरिया बिकम 4 एकड़। अगर उसमें हम साल में 4 बार खेती करते हैं तो डेट विल बिकम द 4 टाइम्स, यानी द ग्रास क्रॉप एरिया जितने टाइम 1 ईयर में उसमें हम क्रॉप ग्रो करेंगे उतने टाइम उसका ग्रास क्रॉप एरिया नेक्स्ट जोन एरिया का हो जाएगा। अगर 1 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है तो 4 हेक्टेयर हो जाएगा, 1 एकड़ है तो डेट विल बिकम द 4 एकड़। ये क्लियर? और स्टार्टिंग में आपको समझाया था लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आप जानते हैं जो इम्पोर्टेंट लैंड रिसोर्सेज हैं मेनली जो है वो है प्लेन एरिया, माउंटेन्स एरिया और प्लेट्यू एरिया। प्लेन एरिया आप जानते हैं दैट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर वर्क एग्रीकल्चर। उसके अलावा जितने भी फैक्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री लगाते हैं सब मोस्टली जो है हम प्लेन एरिया में लगाते हैं। तो इस तरह से, और आप जानते हैं 43% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है अंडर प्लेन एरिया, वो प्लेन एरिया के अंदर है। नेक्स्ट है माउंटेनियस एरिया, दैट इज द 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया का 30% जो है माउंटेनियस। जानते हैं मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द दिस माउंटेनस रीजन। इसके अलावा इट्स प्ले आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंट के संतुलन के लिए भी ये जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा है प्लेट्यू एरिया, जानते हैं यहाँ मिनरल्स डिपॉजिट जाते हैं। इसके अलावा पास्चर लैंड है, यहाँ मेन जो है लाइव स्टॉक जो है जानवरों को पाला जाता है। तो इस तरह से हम लैंड रिसोर्सेज का यूज करते हैं और लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।